हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेलीविज़न। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दो टर्म्स निकल के आ रही हैं। इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री से केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, इनके बीच में अगर जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है वही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो इसकी हम जल्दी से डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ अ branch of chemistry that establish a relationship between किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में, वो हुई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब दो चीज़ें है ना, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि इट डील्स विद, पहला केस केमिकल एनर्जी, वो किस में चेंज हो जाए, इट चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें क्या जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट हो रही है बाय कैरिंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। पहला तो केस हो गया कि जब हम रिएक्शंस कर रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। अब सेकंड केस क्या हुआ फिर, इसका वाइस वर्सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में चेंज हो, केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब क्या कि हम इलेक्ट्रिसिटी खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि केमिकल रिएक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हुई कि या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाए। तो जो भी केमिकल चेंजेस होंगे कब, जब इलेक्ट्रिक करंट हम खुद से पास करवा रहे हैं, ठीक है ना, तब जो केमिकल चेंजेस होंगे उन्हीं केमिकल चेंजेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, ठीक है ना। कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई और तब जाके वो चेंज हमारे हुए। सेल्स और बैटरीज़ का जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, उनका इस्तेमाल होता है, सेल्स एंड बैटरीज आर यूज्ड, इनका भी एक चीज़ याद रखनी है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, सोडियम हो गया हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे ही इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के द्वारा बनाए जाते हैं। इन सब में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं और केमिकल चेंजेस होते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू है, जल्दी से ये नोट डाउन करो फिर हम आगे करते हैं। तो अब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से हमारे पास टर्म क्या निकल के आएगी, इलेक्ट्रिसिटी किस में से पास हो जाती है, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में से होती थी ना इलेक्ट्रिसिटी पास। तो कंडक्टर्स की बेसिक डेफिनेशन याद होगी आपको, कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस which allows electricity to pass through them।
ये हमें पता है कि कंडक्टर्स वो सब्सटेंस जो कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा लेंगे, ठीक है। अब कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं। वैसे जो हमें स्टडी करना है वो सेकंड टाइप वाला करना है, बट फर्स्ट टाइप वाले कंडक्टर्स भी पता होने चाहिए। फर्स्ट टाइप के जो कंडक्टर्स हैं वो होते हैं हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर्स। अब मेटेलिक कंडक्टर्स का मतलब जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है आराम से पास हो जाती है। अब जो मेटल्स हैं वो कौन सी स्टेट्स में करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, वो हमें पता होना चाहिए। दो स्टेट्स में, दो क्या इनफैक्ट सॉलिड स्टेट में भी मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं जल्दी से कि मेटेलिक कंडक्टर्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में भी, सेकंड मोल्टन स्टेट में भी, और इवन इन डिसॉल्व्ड स्टेट। सॉलिड स्टेट आपको पता है, मोल्टन स्टेट का मतलब जब हम सॉलिड स्टेट में मेटल को हीट कर रहे हैं और वो लिक्विड में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में। तो जो उस टाइम पे जो स्टेट है इट इज़ अ स्टेट ऑफ बिकमिंग लिक्विड, तो वो है हमारे पास मोल्टन स्टेट। और बाकी डिसॉल्व स्टेट अगर आपने मेटल को डिसॉल्व भी कर दिया किसी सब्सटेंस में। तो इन तीनों ही केसेस में मेटेलिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मेन जो इसमें रीज़न है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट रुक जाएगी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए आपको ये याद होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये शायद आपको देख के याद भी आए। व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो कटायंस होते हैं मेटल के वो तो फिक्स हैं, ठीक है ना, वो कर्नल्स की तरह बिहेव करते हैं, वो एक जगह पे फिक्स है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है वो चलती रहती है, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं तो वो चार्ज को भी कैरी करते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी फिर उसमें आराम से वो कनेक्ट करवा पाता है एक मेटल। अच्छा, अब मैं अगर पूछूं कि अगर इफ़ टेम्परेचर राइजेस, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, तो अब मुझे बताओ कि पहले जो इलेक्ट्रिसिटी जितनी ये मेटल कंडक्ट करवा पा रहा था उससे ज़्यादा करवा पाएगा कि कम करवा पाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव कर्नल्स पहले फिक्स थे ये क्या कर देंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आराम से जा पा रहा था, अब क्योंकि वाइब्रेशन स्टार्ट होगी तो इसके मूवमेंट पे भी फ़र्क पड़ेगा। मूवमेंट पे, इसकी मूवमेंट पे फ़र्क पड़ गया इसी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही थी तभी तो वो कंडक्ट करवा पा रहा था इलेक्ट्रिसिटी। बट क्योंकि ये वाइब्रेट करने लग गया, अब इसकी मूवमेंट हिंडर हो गई, तो फिर अब इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो इफ़ टेम्परेचर राइजेज कंडक्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेज। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, वो आपने याद रखना है। कंडक्टेंस डिक्रीजेज, रीज़न क्या है, ड्यू टू लेस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेस मूवमेंट क्यों हो रही है, एज the positive kernels starts vibrating when temperature rises। तो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड पॉजिटिव कर्नल्स वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और इस वजह से फिर जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो पा रही थी अभी वो नहीं हो पाएगी। जल्दी से ज़रा मेटेलिक कंडक्टर्स नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो अब मेटेलिक कंडक्टर्स के बाद सेकेंड टाइप ऑफ कंडक्टर्स पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए, वो हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, या इनको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होगा वो सब्सटेंस होते हैं
जिनको जब पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। अब अगर NaCl है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड जो नमक है वो इलेक्ट्रोलाइट है, बट खाली नमक नहीं है ना। तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते। पोलर सॉल्वेंट अगर वाटर हम ले लें, वाटर हमने लिया, ठीक है, उसमें ये डाल दो NaCl। अब ये जो सॉल्यूशन बन गया, दिस इज अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकती है, समझ में आ गया ना। तो NaCl जब इसमें जाता है, कोई भी NaCl का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब हम पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाते हैं तो वो क्या कर जाता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है अपने आयंस में। तो NaCl अगर करवाएंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये जब ब्रेक डाउन इसमें कर जाता है। अब एज अ होल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर देंगे, दो इलेक्ट्रोड्स हमने लगाई सपोज, अब एक उसमें से होगी एनोड, एक होगी हमारे पास कैथोड, ठीक है ना। तो एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो इनको जब आप आपस में जब इनको आप जोड़ोगे, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। और वो क्यों हो पा रही है, क्योंकि इनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ये क्या है, आयंस। आयंस किसके, इलेक्ट्रोलाइट के। इलेक्ट्रोलाइट को किस में डिसॉल्व करवाया, पोलर सॉल्वेंट में, तब जाके क्या बना, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो जो उसमें लिखा है इसमें भी लिखते हैं कि इसमें कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे सिर्फ दो ही स्टेट्स में। मेटेलिक कंडक्टर्स 3 स्टेट में कर रहे थे, ये 2 स्टेट में करने वाले हैं। सबसे पहली स्टेट मोल्टन स्टेट, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि अगर हम नमक को सिर्फ हीट भी करेंगे तब भी ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा और उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हो सकती है कंडक्ट। और सेकंड डिसॉल्व्ड स्टेट, जो कि यही वाली थी, हमने इसको डिसॉल्व भी करवा दिया, ठीक है, कंडक्ट कर रहे हैं इन 2 स्टेट्स में। अब उसके बाद हमने क्या लिखा था कि कंडक्टेंस हो क्यों रही है, कंडक्टेंस इज ड्यू टू, उसमें क्या लिखा था, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या लिखोगे, कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, है ना, मूवमेंट ऑफ आयंस किसकी तरफ। अब अगर सपोज इसमें हमने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस आ गए, अब Na पॉजिटिव वो किधर को जाने की कोशिश करेगा, जिधर नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो आयंस की मूवमेंट होगी किस तरफ, टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। तो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की तरफ वो मूव करेंगे। तो अगर कोई इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज का है तो उसके पास पॉजिटिव आयन आएगा और कोई पॉजिटिव चार्ज का है तो उसके पास नेगेटिव आयन जाएगा। तो इसमें कंडक्टेंस भी पता लग गई। उसके बाद हमने किया था क्या कि अगर टेम्परेचर राइज कर दें, इफ़ टेम्परेचर राइजेस, तब इसमें कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब अगर टेम्परेचर ही हमने राइज कर दिया तो इसमें जो डिसोसिएशन पहले कम हो रही थी आयंस में, अभी वो डिसोसिएशन ज़्यादा होगी पहले के मुकाबले में। आयंस ज़्यादा बन गए, आयंस ज़्यादा बन गए तो उनकी मूवमेंट ज़्यादा हुई, मूवमेंट ज़्यादा हुई तो फिर इसकी कंडक्टेंस भी बढ़ गई। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। उसमें कंडक्टेंस डिक्रीज कर रही थी टेम्परेचर बढ़ाने पे, बट यहाँ पे कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी। क्यों, ड्यू टू मोर डिसोसिएशन ऑफ आयंस। तो आयंस और ज़्यादा डिसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा हो रही है। तो ये भी हमें पता लग गया। अब इलेक्ट्रोलाइट्स 2 टाइप के होंगे, वो भी पता होना ज़रूरी है। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या, जो कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे अपने आयंस में, ठीक है ना। जैसे NaCl हो गया, ये टोटली आयनाइज हो जाता है, Na पॉजिटिव अलग Cl नेगेटिव अलग, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएं वो हमारे पास क्या हुए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो कंप्लीट नहीं हो
नॉट कम्प्लीटली आयनाइज, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स में आप इसमें फर्स्ट ग्रुप के ले लो और अपना लास्ट वाले पी ब्लॉक वाले ले लो। NaCl हो गया, KCl हो गया, है ना, NH4, NO3, अमोनियम नाइट्रेट। वीक में एसिटिक एसिड सबसे बेस्ट एग्जांपल, वीक एसिड होता है ये। और NH4OH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बारे में, तो ये नोट डाउन कर लो। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बारे में हमने अब पढ़ लिया, ठीक है। अब हम वो देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टेंस है, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करने वाले हैं। सो हेडिंग आ जाएगी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो जो कंडक्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो कब कम करेंगे, कब ज़्यादा करेंगे, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो वो फैक्टर करते हैं एक एक करके। सबसे पहला फैक्टर है इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? नेम से सजेस्ट हो रहा है। इंटर आयनिक का मतलब दो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगी? जब एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी होगा, अगर सपोज NaCl ही है, वाटर में या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में जाने के बाद ये आयंस में ब्रेक डाउन होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो फिर ये तो मूव ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कंडक्टेंस क्यों हो रही थी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्यों थी? अपोजिटली चार्ज्ड जो आयंस थे वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते थे। बट अगर आप सोचो कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो फिर वो क्यों मूव करेंगे? वही मूव नहीं करेंगे तो फिर कंडक्टेंस भी कम होगी। तो जितनी इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये ज़्यादा होगी, इफ़ दिस इज़ लार्ज, तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वो कम होने वाली है, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस विल बी लेस। रीज़न आपको समझ आ गया है ना कि अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में जब ज़्यादा अट्रैक्शन होगी वो मूव ही नहीं करेंगे। अब सेकंड, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन ऑफ आयंस और इंटरआयनिक का मतलब ये सिर्फ सोल्यूट के बीच में होने वाली है, ये याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि सोल्यूट के ही ये जो है NaCl वो सोल्यूट का काम कर रहा है वाटर में जाने पे। सॉल्वेशन ऑफ आयंस का मतलब क्या हुआ कि जो ये आयंस फॉर्म हुए, जिस पोलर सॉल्वेंट में इनको डिसॉल्व किया गया था उनके साथ इनकी रिएक्टिविटी कैसी है। अगर ये उनके साथ जाके बहुत अच्छे से मिक्स हो गए तब भी इनकी मूवमेंट नहीं होगी। तो सॉल्वेशन ऑफ आयंस ये किन के बीच में हो गया? सोल्यूट जो हमने डाला और जो सॉल्वेंट पहले से प्रेजेंट था, जो पोलर सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन अगर ज़्यादा होगी तब भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कम होगी, क्योंकि फिर मूवमेंट नहीं हो रही है। मेन चीज़ यही है, ठीक है ना। तो ये सॉल्वेशन ऑफ आयंस अगर हायर होगी, हायर द सॉल्वेशन लेसर विल बी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब आया हमारे पास थर्ड फैक्टर, सॉल्वेशन ऑफ आयंस हो गया, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। थर्ड इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट का मतलब वो कितना गाढ़ा है हमारे पास सॉल्यूशन। तो इसमें इंटरेक्शन सिर्फ किसके बीच में है? सॉल्वेंट के बीच में। ये भी अगर सोचो सॉल्वेंट ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, मूवमेंट तब भी नहीं होगी, है ना, बहुत ज़्यादा अगर विस्कस है। तो हायर द विस्कोसिटी, इसमें भी लेसर द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ये भी आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि कोई चीज़ गाढ़ी है, अगर कोई चीज़ बिल्कुल स्मूथ है, लिक्विड है, तो वो आराम से उसमें पास हो सकता है। जेली जैसा अगर कुछ है गाढ़ापन तो उसमें मूव करना मुश्किल है, ठीक है ना। फोर्थ, कंसंट्रेशन।
ये हम डिटेल में बाद में करेंगे। अभी सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा, इफ़ कंसंट्रेशन इज़ मोर, तो कंडक्टेंस कम। इतना याद रखो बस अभी, कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा तो कंडक्टेंस कम। डिटेल में ये बाद में करेंगे क्योंकि आगे ये डिटेल में आने वाला टॉपिक। लास्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। उसका रीज़न भी मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे आयंस ज़्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं, ज़्यादा आयंस बन रहे हैं, आयंस की मूवमेंट की वजह से ही कंडक्टेंस हो रही है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी बढ़ेगी ड्यू टू मोर डिसोसिएशन ऑफ आयंस। तो ये हैं सारे फैक्टर्स जिन पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को जो अफेक्ट कर रहे हैं। जल्दी से ये नोट डाउन कर लो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद जो ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी वगैरह, मोलर कंडक्टेंस है ना, वो सब टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग गया होगा। अभी तक मुझे पता है कि आपको सब कुछ समझ आ गया है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल भी नज़र आ रही होगी, उसको भी प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएं। इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर की कोई भी वीडियो मिस की है, जो सेकंड चैप्टर है, या फिर सॉलिड स्टेट, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसका भी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे जुड़े रहो और फिर ये वाला चैप्टर जल्दी फिनिश कर देंगे हम।